Good morning, friends. Welcome to Study 24 Plus. Today we are going to do the next chapter of supplementary reader. फर्स्ट का दो चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था, फर्स्ट जनवरी नाइट एंड सेकेंड एलर्जी। आज जो हम करेंगे वो है द बेट। आज जो हम करने जा रहे हैं जो थर्ड चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर का, जिसका नाम क्या है, द बेट। द बेट में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है, द बेट में हम लोगों को पढ़ना है, इनफैक्ट द बेट में हम लोगों को पढ़ना है कि बेट का मतलब क्या होता है। पहले हम ये समझें कि बेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझें कि बेट का मतलब क्या होता है। लेट मी शो यू। देखिए, बेट का मतलब होता है, बेट का मतलब होता है शर्त, जिसको हम लोग आम भाषा में बाजी भी बोलते हैं, चैलेंज जिसको बोलते हैं। तो बेट का मतलब क्या हुआ, बेट का मतलब यहाँ पे शर्त हुआ। यानी यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो कहानी है, एक शर्त, यहाँ पे एक शर्त लगाया गया है। किससे लगाया गया है, कौन लगाया है, किससे लगाया है, इन सारे चीज़ों को, इन सारे पहलुओं को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इनफैक्ट अभी हम ये समझें कि बेट का मतलब क्या होता है, शर्त होता है। और शर्त यहाँ पे इस कहानी में जो है, शर्त कौन लगा रहा है, किससे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, इन सारे चीज़ों को, इन सारे पहलुओं के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ये जो गुत्थी है यहाँ पे सुनिएगा कि शर्त जो है किससे लगाया गया है, ठीक है। सबसे पहले ये जाने कि ये जो द बेट है वो किन के द्वारा लिखा गया है। तो द बेट इज रिटेन, और द बेट हैज बीन रिटेन बाय एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। अब थोड़ा सा ऑथर के बारे में जाने कि एंटोन चेकोव थे कौन। तो एंटोन चेकोव जो थे एक रशियन ऑथर थे। द रशियन ऑथर एंटोन चेकोव वाज बॉर्न ऑन जनवरी 17, 1816। 17 जनवरी 1860 को इनका जन्म हुआ था एंटोन चेकोव का, इन टैगनरॉग इन साउथ रसिया। रसिया में भी साउथ रसिया और साउथ रसिया में भी टैगनरॉग एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ऑन द एजॉब सी, ही इज अमंग द मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड ड्रामेटिस्ट इन हिस्ट्री। जितने भी शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हुए हैं, लघु कहानीकार जो हुए हैं हिस्ट्री में, पूरे इतिहास को आप देख लीजिए, या जो ड्रामेटिस्ट हुए हैं, जो ड्रामा लिखे हैं, उनमें इनका भी एक स्थान है। उनमें ये भी जो एंटोन चेकोव हैं उनका भी एक स्थान है। तो एंटोन चेकोव के बारे में दो चीज़ हमें याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो रसा में हुआ था। फिर हमको ये याद रखना है कि जन्म कब हुआ था, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमको याद रखना है, ईयर कम से कम हमें याद रखना चाहिए, 1860 में हुआ था। फिर जगह का नाम याद रखना है कि कहाँ पे हुआ था, साउथ रसिया, साउथ रसिया में कहाँ पे। फिर ये बेसिकली इनका फ्लेवर क्या था। फ्लेवर बोलने का मतलब कि किस टाइप का जो राइटिंग था ये कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे या फिर यानी पोएम कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे। तो शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा में इनका नाम, हिस्ट्री में अगर कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले कुछ लोग हैं तो उनमें एक ये भी है, इनका भी नाम आता है। ही रोट 17 प्लेज एंड ऑलमोस्ट 600 स्टोरीज। 17 प्ले लिखे हैं, यानी 17 ड्रामा इन्होंने लिखा है, और लगभग 600 स्टोरी इन्होंने लिखा है। तो ये था पूरा एंटोन चेकोव का कहानी। एंटोन चेकोव का कहानी ये था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा दिया है, इसके बैकग्राउंड को बनाने के लिए, पृष्ठभूमि को तैयार करेगा। यहाँ पे अगर थिंक बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जो ये थिंक बिफोर दिया है, अगर इसको हम थोड़ा सा पढ़ें तो पूरे कहानी का पृष्ठभूमि हमको समझ में आ जाएगा। पूरे कहानी का जो आगे चल के जो कहानी जिससे हमारा सामना होने जा रहा है, जिससे हम रूबरू होंगे, उसका पृष्ठभूमि हमको यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। कह रहा है, इमेजिन यू आर अ यंग लायर। इमेजिन का मतलब कल्पना कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आप एक यंग लायर हैं। लायर का मतलब वकील होता है, यंग का मतलब नौजवान। आप एक नौजवान लायर हैं, एंड यू टेक बेट विथ अ फ्रेंड हु इज अ रिच बैंकर। और आप एक अपने दोस्त से क्या कर देते हैं, बेट लगा लेते हैं, बाजी लगा लेते हैं, जो कि आपका दोस्त क्या है, बैंकर है। दैट मीन्स उसका बैंक है, वो किसी बैंक को ऑपरेट कर रहा है, रन कर रहा है। दैट मीन्स उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है।
बिकॉज बैंक का काम ही होता है लोन प्रोवाइड करना, और चूंकि उस बैंक का वो मालिक है, बैंकर है, तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बट चूंकि आप एक लायर हैं तो आपका जो इनकम होगा, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो लिमिटेड होगा, वो सीमित होगा। आप बैंकर के तुलना में बहुत गरीब होंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। द बेट इज, अब आपके और आपके दोस्त के बीच में जो बेट लग रहा है, जो शर्त लग रहा है, वो किस चीज को लेकर शर्त है वो हम समझे। द बेट इज दैट, बेट इसलिए है, इफ यू स्टे इन अ लॉनली सेल इन अ प्रिजन फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स, कह रहा है कि एक सेल समझ में आता है, जेल में जो एक सेल होता है, ऐसा कमरा जैसा होता है छोटा, जिसका यू कैन से कि जिसमें स्पेस बहुत कम होता है, उस सेल में बोला जा रहा है कि आपको, लॉनली का मतलब अकेले, लॉनली का मतलब अकेले, आपको उस प्रिजन में, उस सेल में आपको 15 साल अकेले गुजारना है। शर्त इस बात का है कि अगर तुम 15 साल अकेले उस कमरे में, उस सेल में अगर गुजार देते हो, तो फिर अब जो भी शर्त का जो भी है पूरा कंडीशन जो रखा गया है, इसलिए कि अगर आप इस सेल में या कोई भी इंसान इस सेल में गुजारता है, तो अब जो अगला जो शर्त रख रहा है वो बोलेगा हम इतना पैसा देंगे, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा, जो उसको मानने के लिए तैयार है, वो क्या करेगा, 15 ईयर जाके वहाँ पे गुजारेगा, वो भी अकेले। आपको बाहर नहीं निकलना है, यू हैव टू कन्फाइन योर सेल्फ इन दिस रूम, उस कमरे में आपको क्या करना है, खुद को कन्फाइन करके रखना है, खुद को सीमित करके रखना है। यानी बाहर की जो दुनिया है उससे आपको, आपका जो कनेक्शन है वो कम्प्लीटली कट सा जाएगा, यानी आप बिल्कुल अकेला हो जाएंगे। उसके बदले में आपको मिलेगा क्या, 2 मिलियन रूबल्स। रूबल्स क्या है, एक करेंसी है। तो अगर आप 15 साल वहाँ पे गुजार रहे हो, बीइंग अ लायर, आप यंग लायर हो, आपका दोस्त है बैंकर है, उससे आपका शर्त लग गया कि अगर आप 15 साल यहाँ पे गुजारते हैं तो हम क्या करेंगे, तुमको 2 मिलियन रूबल्स देंगे। विल यू एक्सेप्ट द बेट, कह रहा है कि क्या आप इस बेट को स्वीकार करेंगे। तो इनफैक्ट हम में से अधिकांश लोग इसे नहीं स्वीकार करेंगे, बिकॉज हर कोई को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। और एक सेल में बताओ आदमी अकेला ही मर जाएगा। इंसान को सोशल एनिमल क्यों किया गया, बोला गया है मैन इज ए सोशल एनिमल, वाई हैज इट बीन सेड सो, ऐसा ये क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज हम क्या करते हैं, सोसाइटी के अलग अलग पीपल के साथ, नहीं, अलग अलग पीपल के साथ जाके हम उससे क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उससे जाके हम कम्युनिकेट करते हैं। यानी कहीं ना कहीं सोसाइटी में और भी जो लोग हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं। अकेले अगर हम रहेंगे तो फिर बिल्कुल इंसान हम रह ही नहीं जाएंगे, सोशल एनिमल रहेंगे ही नहीं। विल यू एक्सेप्ट द बेट, कैन यू लिव ऑल बाई योर सेल्फ फॉर 15 ईयर्स, क्या आप अकेले 15 साल रह सकते हैं। इफ़ यू सक्सीड, अगर आप इसमें सफल होते हैं, वुड द बैंकर बी विलिंग टू पार्ट विथ 2 मिलियन रूबल्स। देखिए ये जो अमाउंट है 2 मिलियन रूबल्स काफ़ी बड़ा अमाउंट है। देखिए अभी 2 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, तो ऐसे ही हो गया। अब रूबल्स का, 1 रूबल का क्या है इंडियन रुपी में, वो देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये कहानी कब लिखी गई, 1860 में। ये 1860 की बात है, अभी 2020 की बात नहीं है। तो 1860 में इस अमाउंट का तो बहुत बड़ा वैल्यू रहा होगा। इस अमाउंट का जो मूल्य, यू कैन से कि ये जो वैल्यू रहा होगा काफ़ी बड़ा रहा होगा। दैट मीन्स ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट रहा होगा। तो कोई भी अगर जो मतलब पैसा, जो भौतिक जीवन में विश्वास रखता है, यानी जो मटेरियल लाइफ जीना चाहता है, उसको लगेगा कि हाँ 15 साल ही तो काटना है, बाकी का 35 साल 40 साल तो एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये यंग लायर बोलने का मतलब, चूंकि ये जवान है अभी, ऐसा नहीं है कि बूढ़ा भी हो गया कि बीच में ये मर जाएगा। अगर बीच में मर जाएगा तो फिर ये रिस्क क्यों ले, चूंकि ये यंग है इसलिए रिस्क ले सकता है। मान लीजिए इसका 25 ईयर एज हो रहा है, तो 15 साल अगर वो रहता है तो 40 ईयर्स, बाकी का भी 30 साल बचेगा, तो 30 साल उस पैसे से वो क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, बाकी के लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकता है। तो इसलिए यंग लायर बोला गया है। यंग यहाँ इसलिए लाया गया है, नहीं तो सिर्फ लायर से भी काम चल गया होता। ठीक है, तो यंग लायर बोलने का मतलब यहाँ पे यही था। लेट अस रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। अब देखिए पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा, और पूरा का पूरा कहानी है, कुछ नहीं है, बस इसी पे है। अब आगे क्या होता है कि वो रह पाता है, नहीं रह पाता है, रह जाने के बाद उसको पैसा दिया जाता है या बैंकर पैसा देने से मुकर जाता है, कोई कॉन्स्पायरेसी वहाँ पे रचने लग जाता है। कॉन्स्पायरेसी का मतलब षड्यंत्र होता है। अब मान लीजिए कि 15 साल पूरने वाला है, 14 साल 364 दिन और रह गया, मात्र 1 दिन बच रहा है, लास्ट डे है।
अब उसके माइंड में क्या चलेगा, बैंकर हो सके कि बैंकर के पास अब उतना पैसा ही ना रहा हो, 15 साल में कुछ भी हो सकता है, तो बैंकर क्या करेगा, अब ये सोचेगा कि किसी तरीके से इसको क्या कर दे, इसको अब किसी तरीके से इसको किल कर दिया जाए, इसका मर्डर कर दिया जाए, या कुछ इस तरीके का ख्यालात जो है उसके मन में आने लग जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बैंकर अगर ईमानदार हो तो वो क्या कर देगा, वो पैसा दे देगा कि हाँ भाई तुमने हमारी शर्तों को पूरा किया है तो तुम पैसा लो, नाउ यूर विनर। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, रात की बात है, अंधेरी रात थी, सर्दी की रात थी। द ओल्ड बैंकर वॉज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी, recalling to his mind the party he gave in the autumn 15 years before। autumn night है, और ये जो ओल्ड बैंकर है, ये जो बैंकर है, पेसिंग का मतलब चहलकदमी करना, ऐसे से जो हम पेसिंग का मतलब होता है चहलकदमी करना, तो ये जो बैंकर है अपने स्टडी रूम में आप बोल लीजिए क्या कर रहा है, ऐसे करके चहलकदमी कर रहा है। और 15 साल पहले इसने एक पार्टी दिया था इसी ऑटम में, ऑटम नाइट में, और उस पार्टी को याद कर रहा है, जो पार्टी उसने रखा था उस पार्टी को ये क्या कर रहा है, याद कर रहा है, ऐसे चहलकदमी करते हुए। द गेस्ट एमंग देम, अब उस पार्टी में जो गेस्ट आए थे उसमें कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ विद्वान लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट लोग थे यानी पत्रकार लोग थे। फॉर द मोस्ट पार्ट डिसअप्रूव्ड ऑफ कैपिटल, फॉर द मोस्ट पार्ट डिसअप्रूव्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। अब देखिए होता क्या है, जहाँ पे बहुत से पढ़े लिखे लोग हों, स्कॉलर्स हों, तो वहाँ पे एक कोई ना कोई ऐसा अगर इशू आ जाए तो उस पर लोग डिबेट करने ही लग जाते हैं। ये पॉलिटिक्स का बात हो या किसी भी चीज़ का बात हो, एक डिबेट होने लग जाता है। तो वहाँ पे भी उस पार्टी में कुछ ऐसा ही हुआ, और वहाँ जो सब्जेक्ट था वो क्या था, कैपिटल पनिशमेंट था। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब, कैपिटल का मतलब राजधानी से यहाँ पे नहीं लेना है, और कैपिटल का मतलब पैसा भी होता है तो उससे भी नहीं लेना है। यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, मृत्युदंड। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हुआ मृत्युदंड। यानी कैपिटल पनिशमेंट पे चर्चा हो रहा था कि क्या कैपिटल पनिशमेंट सही है या फिर सरकार को इसे हटा देना चाहिए, और सही है तो क्यों है, और अगर गलत है तो क्यों है। इस पे डिबेट में देखिए हर पहलू को हम क्या करते हैं, छूने का कोशिश करते हैं, टच करने का कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो अनछुआ रह जाए, जो जिसे हम टच ना करें। दैट मीन्स कोई भी ऐसा सेक्शन ना होगा जिसे हम टच करने का कोशिश ना करें। यानी हर एंगल से हमको अनबायस्ड रह के सोचना होता है। ऐसा नहीं कि हम पहले से एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हों कि नहीं हम जो मान रहे हैं वही सही है, नहीं, हमें एकदम ओपन माइंडेड रहना होगा। डिबेट का मतलब ही ये होता है कि हर एंगल से हमें सोचना है, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स। अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है, और गलत है तो कैसे सही किया जा सकता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ता है। सम ऑफ देम, कुछ लोग उस पार्टी में जो थे, थॉट दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड यूनिवर्सली बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए कुछ लोगों का मत ये था कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, दैट मीन्स ये मृत्यु दंड है, उसको यूनिवर्सली का मतलब पूरे दुनिया में क्या करना चाहिए, इस कैपिटल पनिशमेंट को हटा दिया जाए और इसके जगह पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट लाना चाहिए। दैट मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या हुआ, आजीवन कारावास। बोला कि मृत्युदंड किसी को भी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन लेने का क्या हमें अधिकार है, तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही, आज के डेट में भी ये उतना ही रेशनल है, और आज के डेट में भी काफ़ी डिबेट चलता है इस पर। आज के डेट में भी अगर कैपिटल पनिशमेंट किसी को मिल जाए, मृत्युदंड किसी को मिल जाए, जैसे निर्भया कांड में जो कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, उसमें देखिए काफ़ी डिबेट चला। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट कमीशन तुरंत उसके पीछे पड़ जाएगा, बोलेगा कि आप अगर किसी को जीवन दे नहीं सकते तो फिर आपको लेने का अधिकार भी नहीं है। तो दैट मीन्स ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर डिबेट होना चाहिए। ठीक है, हम बस एक एंगल से नहीं सोच सकते। लेकिन इसमें यहाँ पे जो डिबेट चल रहा था, जो बात 1816 का है, वहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि इसको हटा दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट को हटाओ और आजीवन कारावास उसके जगह पे लाओ। आई डोंट एग्री विथ यू सेड द होस्ट। होस्ट कौन है यहाँ पे, होस्ट का मतलब
मेजबान जो पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, जो पार्टी को दिया है, एक गेस्ट होते हैं जो मेहमान होते हैं, और होस्ट का मतलब मेजबान, दैट मीन्स वन हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ एनी इवेंट और पार्टी। जो किसी भी इवेंट या पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला होता है, जो आयोजक होता है, उसी को हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट यहाँ पे कौन है? होस्ट बैंकर ही तो है, बिकॉज इन्होंने ही तो पार्टी दिया था। तो होस्ट बोल रहा है कि नहीं, हम तो इससे डिसएग्री करते हैं, हम इससे एग्री नहीं करते हैं। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस नाइदर कैपिटल पनिशमेंट नॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट, बट इन माई ओपिनियन कैपिटल पनिशमेंट इज मोर मोरल एंड मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजमेंट। देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि हम तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बैंकर बोल रहा है कि इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते कि ना तो कैपिटल पनिशमेंट सही है और ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट सही है, यानी ना तो मृत्युदंड सही है और ना ही आजीवन कारावास सही है। तो फिर सही क्या है? तो इनका ये बोलना है, इनका बोलने का मतलब बैंकर का ये बोलना है कि ये जो कैपिटल, मेरे ओपिनियन में यानी मेरे विचार में, मेरे मत में ये लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। किससे? ह्यूमन, मोर ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है कि जो ज़्यादा मानविकी हो, जो ज़्यादा सही हो, जो ज़्यादा मोरल हो, जो ज़्यादा नैतिक हो, आप बोल सकते हैं। तो बोल रहा है ये बैंकर कि कैपिटल पनिशमेंट से कैपिटल पनिशमेंट कहीं बेहतर है। किससे? ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उससे। क्यों है उससे हम देखेंगे। अब इसका तर्क क्या है? ऐसा तो बोल रहा है, लेकिन इसके पीछे इसका तर्क क्या है वही देखते हैं। कह रहा है एक्सिक्यूशन किल्स इंस्टेंटली। कह रहा है ठीक है, आप किसी को मृत्युदंड दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें 5 से 7 मिनट जो भी है, 3 मिनट के अंदर तो आदमी मर जाता है। उसमें क्या होता है? 3 से 5 मिनट के अंदर आदमी क्या होता है? मर जाता है। यानी जिस किसी को भी एक्सिक्यूट कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, वो क्या होता है? इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत, इंस्टेंटली का मतलब तुरंत मर जाता है। लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट में क्या होगा? किल्स बाई डिग्री। डिग्री का मतलब हुआ कि हल्का हल्का डेली मरता है वो बेचारा। अगर 15 साल तक उसको हम कैद करके रख रहे हैं, 15 साल तक हम उसको इम्प्रिजन करके रख रहे हैं, तो वो डेली मर रहा है। इससे बेहतर तो ये है कि आप उसको कैपिटल पनिशमेंट दीजिए। ये बैंकर का तर्क है। हालांकि बहुत से लोग जो उस पार्टी में आए थे वो इससे डिसएग्री कर रहे थे, इस बात से डिसएग्री कर रहे थे, बट बैंकर ने बोला कि नहीं, मेरे ओपिनियन में सही नहीं है, और सही नहीं है तो क्यों, अपना वो रीजन भी देगा। तो उसका रीजन ये था कि एक्सिक्यूशन क्या है, उस तुरंत मार देता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो डिग्री में मारता है। दे आर बोथ इक्वली इमोरल। अब इसका बोलना है कि दोनों अनैतिक है और दोनों इक्वली अनैतिक है, ना तो वो सही है ना ये सही है। रिमार्क वन ऑफ द गेस्ट। अब ये तो इसका तर्क हो गया, लेकिन एक गेस्ट जो वहाँ पे सुन रहा था वो बोला कि दोनों अनैतिक है, ना तो वो सही है ना वो सही है। बिकॉज देयर पर्पस इज सेम। ऐसा क्यों? अगर दोनों सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है? इसलिए सही नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो सेम है दोनों का। दैट मीन्स कैपिटल पनिशमेंट का भी और इम्प्रिजनमेंट का भी जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, सेम है, टू टेक अवे लाइफ। दोनों का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? कि लाइफ को लेना, जिंदगी को लेना। एक क्या है, एक डिग्री में ले रहा है और एक तुरंत ले रहा है, तो दोनों का पर्पस सेम है। नाउ द स्टेट इज नॉट गॉड। देखिए, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से नहीं है, राष्ट्र से है, देश से है। बोल रहा है कि कोई भी स्टेट जो है वो गॉड नहीं होता है, भगवान नहीं होता है। अगर हमें हमारा जिंदगी भगवान के द्वारा दिया गया है तो अधिकार भी भगवान को है कि वो हमसे हमारा ज़िंदगी छीने, और स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे ज़िंदगी को छीन सके। बिकॉज अल्टीमेटली द स्टेट इज नॉट गॉड। कह रहा है कि ये जो राष्ट्र है, देश है, वो भगवान नहीं है। इट हैज़ नो राइट टू टेक अवे दैट विच इट कैन नॉट गिव बैक इफ इट शुड सो डिजायर। कह रहा है इसे कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो जो दे नहीं सकता उसे वो ले ले। यानी स्टेट जो है गॉड नहीं है और उसे किसी का जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है। एमंग द कंपनी वाज अ लॉयर। इसी कंपनी का मतलब यहाँ पे कोई कंपनी से नहीं लेना है। कंपनी का मतलब जो वहाँ पे पार्टी चल रहा था उसमें जो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, उन्हीं में एक लॉयर भी था। अ यंग मैन ऑफ अबाउट 25।
देखिए एज भी यहाँ पे दे दिया है, तो एज से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो यंग लायर है उसका एज कितना है, 25 के लगभग में है। ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन ही सेड, अगर उससे पूछा गया कि बताइए वकील साहब आपका क्या ओपिनियन है, तो वकील साहब ये बोल रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और चूंकि वो वकील हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, इस पे ये ज़्यादा बेहतर लोगों को समझा सकते हैं, बिकॉज उनका काम ही है वकालत, इस पे बहुत से केस भी उन्होंने लड़ा होगा। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल। इनका भी वही चीज़ बोलना है जो एक गेस्ट यहाँ पे बोल रहे थे कि दोनों इमोरल है, बट इफ़ आई बेयर ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन देम, लेकिन अगर हमें दोनों के बीच में चॉइस दिया जाए, वुड सर्टेनली चूज द सेकेंड, तो मैं सेकेंड वाले को चूज करूँगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चूज करूँगा। जो बैंकर के केस में ठीक इसका उल्टा था। बैंकर बोल रहा था कि अगर हमें चूज करना रहे या हमसे हमारा ओपिनियन पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि कैपिटल पनिशमेंट इज बेटर, बट बैंकर ने ठीक यहाँ पे उल्टा बोला कि अगर हमें दोनों ऑफर मिले तो और हमें एक चूज करना हो तो डेफिनेटली हम सेकेंड को चूज करेंगे। दैट मीन्स ये जो इम्प्रिजनमेंट है, जो आजीवन कारावास है, हम उसे चूज करेंगे। इट इज़ बेटर टू लिव समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल। और ऐसा क्यों? ऐसा तर्क अब बैंकर ये दे रहा है कि इट इज़ बेटर टू लिव समहाउ, किसी तरीके से रह लेना कहीं अच्छा है ना रहने से। जैसे बोला भी गया है इंग्लिश में, एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना होने से कुछ तो ज़्यादा सही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी उनका भी बोलना है, ये जो लायर है, यंग लायर, उनका भी बोलना है इट इज़ बेटर टू लिव समहाउ, किसी तरीके से रहना ज़्यादा बेहतर है देन नॉट टू लिव एट ऑल, नहीं रहने से तो अच्छा है कि किसी तरीके से रहें, ठीक है। देयर इंस्यूड अ लाइवली डिस्कशन, वहाँ पे क्या होने लगा, लाइवली डिस्कशन होने लगा। द बैंकर हु वाज देन यंगर एंड मोर नर्वस सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, बैंकर जो उस समय तक यंगर था, जो छोटा था और नर्वस था, वो अपना टेम्पर खो देता है। वहाँ पे टेम्पर का मतलब एकदम से झल्ला जाता है, गुस्सा में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करा था, क्योंकि ये जो यंग लायर था बिल्कुल उसके अगेंस्ट में बोल रहा था, तो बैंकर को आ गया गुस्सा। बैंकर अब देखिए क्या बोलता है, बैंग्ड हिज फिस्ट ऑन द टेबल। बैंग्ड हिज फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, अपने मुट्ठी को ऐसे टेबल पे पटकते हुए वहाँ पे क्या बोलता है एंड टर्निंग टू द यंग लायर क्राइड आउट, और चिल्लाता है इट इज़ अ लाई। वो बोलता है कि ये झूठा है, तुम जो बोल रहे हो कि हम सेकंड को चूज करेंगे, इट इज़ अ लाई, ये सरासर झूठ है। आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, 2 मिलियंस, यू वुडंट स्टिक इन अ सेल इवन फॉर 5 years। कह रहा तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम 5 साल रह के दिखाओ, तुम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हो, तुम आजीवन कारावास की बात कर रहे हो, तुम 5 साल रह के दिखाओ, हम तुम्हें 2 मिलियन रुपीस देंगे। ऐसा शर्त लगाता है कौन? बैंकर। किससे? तो यंग लायर से। इफ यू मीन इट सीरियसली रिप्लाइड द लायर। अब लायर बोल रहा है सही में, अब लायर को लग रहा है एक मजाक कर रहा है कि अगर 5 साल रह गया तो ये 2 मिलियन दे देगा। अब लायर भी थोड़ा सा लोभी था, लालची था, उसके मन में भी थोड़ा आया क्या, लोभ। तो अब लायर बोल रहा है सही में, विल यू गिव इट? रिप्लाइड द लायर, देन आई बेट आई विल स्टे नॉट 5 but 15। लायर उससे भी कहीं आगे चल के बोल रहा है तुम 5 साल की बात कर रहे हो, हम 15 रह के दिखाते हैं, तुम दोगे ना 2 मिलियन। अब देखिए एक जो पूरा का पूरा माहौल वहाँ का होगा, कंप्लीटली एकदम लाइवली माहौल हो गया होगा, लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। वो 5 साल की बात कर रहा है, ये बोल रहा है हम 15 रह लेंगे, 3 टाइम्स हम रह लेंगे। यानी अपने जीवन के 15 अनमोल ईयर्स, अनमोल जो वर्ष हैं, उसे खोने को ये तैयार है फॉर द सेक ऑफ 2 मिलियन रूबल्स। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि आखिर वो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा होगा? बिकॉज वो जो बोल रहा है उसमें वो इतना कमिटेड है कि उसे प्रूव करना चाह रहा है कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं उससे स्टैंड करेंगे, हम उसको बैक करेंगे और उसके लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तुम 5 की बात करते हो, हम 15 साल रहते हैं, तुम दो हमें 2 मिलियन, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 15 डन। वो बैंकर बोल रहा है 15 साल रहोगे ना, ठीक है चलो डन। यानी चैलेंज अब दोनों का क्या हो गया, चैलेंज दोनों का लग गया। क्राइड द बैंकर। अब बैंकर चिल्लाता है जेंटलमैन आई टेक 2 मिलियंस। ये बोल रहा है बैंकर कि जेंटलमैन, जो भी लोग वहाँ पे थे, जेंटलमैन आई टेक 2 मिलियंस, मैं 2 मिलियन दाव पे लगाता हूँ। एग्रीड यू टेक 2 मिलियंस, आई माई फ्रीडम। अब ये लायर भी कहाँ कम रहने वाला था, वो बोल रहा है चलो सहमत होते हैं, आई एग्री,
तुम अगर 2 मिलियन लगा रहे हो तो हम अपना फ्रीडम दाव पे लगाते हैं। यानी ये स्टेक पे क्या लगा रहा है, कह रहा है यू स्टेक 2 मिलियन। स्टेक का मतलब दाव पे लगाना, स्टेक का मतलब दाव पे लगाना। यू स्टेक 2 मिलियंस आई माई फ्रीडम, मैं अपना स्वतंत्रता दाव पे लगाता हूँ, सेड द लायर। सो दिस वाइल्ड रेडिकुलस बेट कम टू द पास। और यहाँ से जो शर्त था दोनों का क्या हो जाता है, लग जाता है। और आगे देखिए क्या होता है, द बैंकर हु एट द टाइम हैड टू मेनी मिलियंस टू काउंट वाज बिसाइड हिमसेल्फ विथ रैप्चर। कह रहा उस टाइम यानी जिस समय शर्त रखा था उस समय बैंकर का बैंक अच्छा चल रहा था, काफ़ी पैसा था उसके पास क्या था, टू मेनी मिलियंस थे, बहुत पैसे थे। ड्यूरिंग सपर ही सेड टू द लायर्स जोकिंगली, वो लायर को बोल रहा है, सपर का मतलब जो लेट से जो हम खाना खाते हैं रात का उसी को सपर बोलते हैं। वो रात को बोल रहा है जब वो अपना डिनर के बाद मतलब जब सफ़र कर रहा है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, 2 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम अपना समझो क्या होगा तेरा, ठीक है। कम टू योर सेंसेज यंग मैन बिफोर इट इज टू लेट, 2 मिलियंस आर नथिंग टू मी बट यू स्टैंड टू लॉज 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। कह रहा है कि फिर से सोच लो एक बार और, तुम्हें लास्ट चांस देते हैं। 2 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं है, ये छोटी रकम है, मेरा बैंक अच्छा चल रहा है, मेरे पास अभी बहुत पैसे हैं, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो कि तुम अपनी ज़िंदगी का 3 से 4 बहुमूल्य साल क्या करोगे, 3 से 4 बहुमूल्य वर्ष अपने ज़िंदगी का ऐसे ही जाया करोगे, बर्बाद करोगे। फिर से एक चांस देते हैं, सोच लो। डोंट फॉरगेट इधर यू अनहैप्पी मैन दैट वॉलेंट्री कन्फाइनमेंट इज मच हैप्पियर देन इन्फोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट। बोल रहा है कि एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखो यंग लायर, कि ये जो वॉलेंट्री कन्फाइनमेंट है, जो स्वेच्छा से कहीं पे तुम अपने आप को कैद करके रखे हो, वो उससे भी घातक है। किससे, जो आजीवन कारावास जो हमें मिलता है, जो हमें कुछ सज़ा के रूप में मिलता है कुछ गलत करने पे, कानून का उल्लंघन करने पे, उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा हैवियर है ये वॉलेंट्री कन्फाइनमेंट। सो फिर से तुम सोच लो क्या सोचते हो, इसके बाद तुम बताओ। नाउ एंड नाउ द बैंकर पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर रिकॉर्ड ऑल दिस एंड आस्क्ड हिमसेल्फ। तो बैंकर सारा चीज़ बता दिया कि एक बार और तुम्हें चांस देते हैं, क्या करना चाहते हो बताओ। Why did I make this bet? What is the good? The lawyer loses 15 years of his life and I throw away 2 millions. On my part, it was the caprice of a well-fed man on the lawyer's pure greed of gold. अब देखिए यहाँ पे अब उसके मन में बहुत सा सवाल उठ रहा है। ये जो बैंकर है उसके मन में बहुत सा सवाल उठने लग जा रहा है। बैंकर बोल रहा है कि मुझे क्यों शर्त लगाना चाहिए किसी से, हम अपने मेहनत से कमाए हुए 2 मिलियन किसी को ऐसे शर्त के रूप में क्यों दें। दूसरा, और हम किसी का 4 से 5 साल भी क्यों लें, किसी के ज़िंदगी का 4 से 5 साल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल 15 साल की बात कर रहा है कि किसी के ज़िंदगी का 15 बहुमूल्य साल क्यों लें, इसलिए क्योंकि शर्त हम लगा रहे हैं। आई थ्रो अवे 2 मिलियंस ऑन माई पार्ट, करा मेरे पार्ट पे, इट वॉज द कैप्राइस ऑफ अ बेल फेड मैन। कैप्राइस का मतलब सनक होता है, करा बेल फेड मैन का ये कैप्राइस है। और लायर जो है, लायर क्या है, वो पूरा का पूरा ग्रीड उसके अंदर भर गया है, एक लालच भर गया है। और उस सोने के लालच में, उस पैसे की लालच में वो लायर 15 साल तक एक सेल में खुद को कैद रखने के लिए हामी भर दिया है। वो बोल रहा है कि हाँ हम रह जाएंगे अगर 2 मिलियन हमें मिलेगा तो ये सारा क्या है, ये सारा जो कहीं ना कहीं एक जो विचारों का जो द्वंद्व है उसके माइंड में चल रहा है। किसके माइंड में, बैंकर के माइंड में चल रहा है कि हमें क्यों रखना चाहिए। अब देखिए फाइनली होता क्या है, ही रिकलेक्टेड फर्दर व्हाट हैपेंड आफ्टर द इवनिंग पार्टी। फिर से वो याद कर रहा है कि क्या हुआ था इवनिंग पार्टी जो वहाँ पे वो दिया था उसके बाद। इट वॉज डिसाइडेड दैट लायर मस्ट अंडरगो हिज इम्प्रिजमेंट अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन इन अ गार्डन विंग ऑफ द बैंकर्स हाउस। बैंकर का जो घर है उस वहाँ पे एक गार्डन है, वहीं पे एक कमरा दे दिया जा रहा है और बोला जा रहा है इसको, ये जो लायर है, कि आपको इसी कमरे में क्या रहना होगा, कन्फाइंड रहना होगा, इसी में बंद रहना होगा। कितने दिनों तक, 15 साल तक इस कमरे से बाहर आपको नहीं निकलना है। इट वॉज एग्रीड दैट ड्यूरिंग द पीरियड ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड टू सी लिविंग पीपल, टू हियर ह्यूमन वॉइसेज एंड टू रिसीव लेटर्स एंड न्यूज़पेपर्स।
बोला कि इस टाइम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना तो आपको किसी इंसान का आवाज़ सुनने को मिलेगा, ना तो किसी इंसान से आपको बात करना है, ना तो इस कमरे के देहरी को आपको लांघना है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इस रूम के अंदर रहना। ना तो आपको कोई लेटर मिलेगा, ना तो आपको कोई न्यूज़पेपर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको उस कमरे में रहना है। शर्त ये रखा गया। ही वॉज परमिटेड टू हैव अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसे ये परमिशन दिया गया कि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई अपने मन को बहलाने के लिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई वाद्य यंत्र ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं अपने कमरे में। इसके लिए उसे परमिट किया गया, इसके लिए उसे अनुमति दिया गया। टू रीड बुक्स, आपको किताब पढ़ना है तो किताब पढ़ सकते हैं। राइट लेटर्स, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। टू ड्रिंक वाइन, अगर आपको शराब पीना है तो पी सकते हैं। एंड अ स्मोक टबैको, अगर आपको स्मोकिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट आपको बाहर नहीं जाना है। बाय द एग्रीमेंट ही कुड कम्युनिकेट बट ओनली इन अ साइलेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ लिटिल विंडो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पज। कह रहा है कि बाहर उसे तो देखना नहीं था, एक जैसे एक कमरा है तो कमरे में एक खिड़की था, इसी खिड़की पे खड़ा होके बाहर के दुनिया को देख सकता था। बस खिड़की से ही वो क्या कर सकता था, बाहर का दुनिया जो था, आउटसाइड का जो वर्ल्ड था, उससे कम्युनिकेट कर सकता था, और बाकी कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये सारा का सारा रेस्ट्रिक्शन था, और ये सारा का सारा जो कंडीशन था, जो टर्म एंड कंडीशन रखा गया था, इसको फुलफिल करना था, तब जाके इसे 2 मिलियन रूबल्स मिलना था। अदरवाइज इसे 2 मिलियन रूबल्स क्यों मिलता, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या किया गया, ये सारा का सारा शर्त रखा गया। और बैंकर भी बोल रहा है, सॉरी ये लायर भी बोल रहा है कि शर्त मंजूर है, ठीक है। नाउ the agreement provided for all the minute detail which made the confinement strictly solitary, and it obliged the liar to remain exactly 15 years from the 12 o'clock of। देखिए इसका जो कन्फाइनमेंट, इसका जो ये जो शर्त रखा था, वो टाइम कब से स्टार्ट हो रहा है, वो 12 o'clock नवंबर 14, 1817, 14 नवंबर 12 बजे 1870 से इसका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए 15 साल कब पूरेगा, 1885 को पूरेगा। अगर 70 से स्टार्ट हो रहा है तो 15 साल 1885 को उसी 14 नवंबर को कंप्लीट होगा। यानी उस 14 नवंबर 1817 से लेकर 14 नवंबर 1885 तक उसको उसी कमरे में रहना था। द लीस्ट अटेम्प्ट ऑन दिस पार्ट टू वायलेट द कंडीशन, कह रहा है कि इस पूरे कन्फाइनमेंट के दौरान, इस पूरे कारावास या इस पूरे आपने जो एक कन्फाइनमेंट का जो फैसला लिया है, इसके दौरान कहीं से भी आपको किसी भी टर्म एंड कंडीशन को क्या नहीं करना है। इस पूरे कैद के दौरान, कन्फाइनमेंट का मतलब कैद, आपको किसी भी चीज़ को वायलेट नहीं करना है, किसी भी कंडीशन को, शर्त को वायलेट नहीं करना, उल्लंघन नहीं करना है। टू escape if only for 2 minutes before the time, freed the bankers from the obligation to pay him the 2 millions। और देखिए फिर होता क्या है, ये जो लायर था, वो लायर पूरा का पूरा टाइम काट देता है, 15 साल बिता देता है, लेकिन 5 मिनट और बच जाता है, 5 या 10 मिनट, तो वो क्या होता है, वो अपने स्वेच्छा से वहाँ से भाग जाता है। अब क्यों भागता है, क्या रीजन था, और जैसे ही 15 साल पूरने वाला था तो बैंकर के मन में क्या ख्याल चलने लगा कि अब लायर के साथ क्या सलूक किया जाए। अब हमारे पास पैसे नहीं है, बिकॉज बैंकर भी क्या हो गया था, उस टाइम तक दिवालिया हो गया था, उसका बैंक क्या हो गया था, पूरा का पूरा डूब चुका था, तो देने को पैसे नहीं थे, सर तो वो हार रहा था। तो बैंकर के मन में भी कुछ निगेटिव थॉट्स चलने लगे। निगेटिव थॉट्स वहाँ पे क्या हो गए थे, हावी हो गए थे, और बैंकर एक ऐसे डिसीजन लेने को मजबूर था, दैट मीन्स लगभग वो उसको किल करने गया था। लेकिन होता कुछ और है, देखिए कहानी में आगे और भी मजा आएगा। सो लेट अस कंटिन्यू इट। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, कह रहा पहला जो साल था कैद का, द लायर एज फार एज इट वॉज पॉसिबल टू जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स। देखिए वो लिखता था, लायर जो था ना, पूरे कैद के 15 साल के दौरान वो बहुत पढ़ा और बहुत लिखा। मतलब एक दिन में 2-2, 3-3 बुकें पढ़ ले रहा था, यानी पढ़ने का इसको इतना आदत हो गया था। ऐसे भी लायर लोग को बहुत पढ़ना होता है।
बहुत से कोड्स, पिनल कोड्स और क्या क्या जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो याद रखना होता है। पढ़ने का आदत तो उन लोगों को होता है, लेकिन ऐसे भी अब यहाँ पे उसको, और बिकॉज उसके पास करने को कोई काम नहीं था तो और वो पढ़ने लग गया, पढ़ता था और कुछ लिखता था। तो जो उसका लिखा हुआ जो नोट्स मिला उससे ये पता चला, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लायर एज फार एज इट वॉज पॉसिबल टू जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स सफर टेरिबली फ्रॉम लॉनलेस। पहला साल वो दम अकेलापन और बोर्डम, बोर्डम का मतलब दम बोरियत जिसको बोलते हैं, दम से बोर हो रहे, उसका उल्लेख वहाँ पे मिलता है जो वो नोट लिखता था उससे। फ्रॉम हिज बीइंग डे एंड नाइट केम द साउंड ऑफ द पियानो ही रिजेक्टेड वाइन एंड टोबैको। पहला साल क्या करता किया, वो पियानो खूब प्ले करता था। पियानो एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हम सब जानते हैं। और पहले साल में चूंकि वो अकेले था, करने को कुछ था नहीं, तो अपना पियानो प्ले किया करता था, बजाया करता था, और कोई शराब और टोबैको नहीं पी रहा था पहले साल तक। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द लायर वाज सेंट बुक ऑफ लाइट कैरेक्टर। पहले साल में लायर को कुछ ऐसे बुक भेजे गए जो उतने इम्पॉर्टेंट बुक नहीं थे, मतलब ऐसे ही बस टाइम पास के लिए जो बुक होते थे वैसे बुक्स और नॉवेल्स उसको भेजे गए। ये पहला साल का पूरा किस्सा था। पहला साल इसका बीत गया कन्फाइनमेंट में, कैद में। इन द सेकेंड ईयर द पियानो वाज हर्ड नो लॉन्गर एंड द लायर आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक्स। दूसरे साल में लायर जो था, जो वकील जो था, वो कोई पियानो नहीं प्ले कर रहा था। सेकेंड ईयर में वो सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा था। इन द फिफ्थ ईयर म्यूजिक वाज हर्ड अगेन। 5वें साल में फिर से वो म्यूजिक प्ले किया। एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन। और 5वें साल में वो दारू शराब मांगता है। फर्स्ट के 4 साल वो शराब नहीं पीता है, शराब का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन 5वें साल में बोलता है कि हमें शराब चाहिए। Those who watched him said that during the whole of that year he was only eating, drinking and lying on his bed। और 5वें साल में वो कर क्या रहा था, सिर्फ पीता था, खाता था और सोता था, पीता था, खाता था और सोता था, जाता भी था, ठीक है। तो पीता था, खाता था और सोता था। Those who watched him said that during the whole of that year he was only eating, drinking and lying on his bed। He yawned often and talked angrily to himself। यार्न का मतलब जम्भाई होता है, जब हम बहुत सोते हैं तो जम्भाई भी बहुत ज़्यादा आता है। तो वो जम्भाई लेते हुए खुद पे उसे गुस्सा आता था और कभी कभी काफ़ी गुस्सा में देखा गया 5वें साल में। बुक्स ही डिड नॉट रीड। समटाइम्स एट नाइट ही वुड सिट डाउन टू राइट। He would write for a long time and tear it all up in the morning। More than once he was heard to weep। 5वें साल में हुआ क्या, रात में कभी कभी वो बैठता था लिखने के लिए, जो भी उसके साथ हो रहा है, जो भी वो फील कर रहा है, जैसा भी महसूस कर रहा है उसको लिखता था। और उसको लिखता और सुबह होता तो उसको पूरा का पूरा टीयर कर देता। टीयर का मतलब फाड़ देना होता। और कभी कभी जोर जोर से रोते हुए भी सुना गया उसे। यानी ये कहानी स्टार्टिंग के 5 साल का है कि लायर फर्स्ट के 5 साल तक काफ़ी परेशान रहा और अलग अलग एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखा। ये हमने देखा कि फर्स्ट ईयर में क्या कर रहा था, सेकेंड ईयर में क्या किया, 5वां साल होते होते क्या किया। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर, कह रहा 6ठे साल के सेकेंड हाफ में, यानी 6 महीना बीत जाने के बाद, द प्रिजनर बिगेन जीलसली टू स्टडी लैंग्वेजेज, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। किया क्या, वो फिलॉसफी पढ़ने लग गया, वो हिस्ट्री पढ़ने लग गया और लैंग्वेज पढ़ने लग गया, अलग अलग भाषा पढ़ने लग गया। He fell on this subject so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him। इतना मतलब एकदम से उसको भूख हो गया उस पढ़ाई का। जब वो पढ़ने लगा तो हो सकता है उसे इतना इंटरेस्ट लगा होगा कि वो बस बुक मंगाया जा रहा है कि हमें ये बुक भी चाहिए, ये बुक भी चाहिए। फिलॉसफी, लैंग्वेज और हिस्ट्री का पूरा अध्ययन कर रहा है। पूरा 6ठे साल से ये पूरा इसका जो स्टडी है वो पीक पे आ गया। इन द स्पेस ऑफ 4 ईयर्स, कह रहा 4 साल के स्पेस में ही, इन द स्पेस ऑफ 4 ईयर्स अबाउट 600 वॉल्यूम्स वेयर अबाउट एट दिस रिक्वेस्ट। 600 वॉल्यूम 4 साल के अंदर, यानी 48 महीने के अंदर 600 वॉल्यूम उसने ख़त्म किया था पूरे हिस्ट्री, फिलॉसफी और लैंग्वेज का। लेटर ऑन आफ्टर द 10th ईयर, 10वें साल के बाद, द लायर सैट इमूवेबल बिफोर हिज टेबल एंड रीड ओनली द न्यू टेस्टामेंट। अपने टेबल के सामने इमूवेबल हो गया
मानो कि वो एक मूर्ति के समान हो गया, एक मूर्त के समान हो गया, उसमें थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं बची थी, बस बैठा हुआ रहता था, पढ़ते हुए रहता था, बैठा हुआ रहता था, पढ़ते रहता था, और कोई काम ही नहीं कर रहा था। द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज दैट अ मैन हु in 4 years had mastered 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book। कह रहा है कि जो इंसान 600 वॉल्यूम खत्म कर चुका है उसे क्या करना चाहिए था, नियरली 1 साल में एक बुक को खत्म करना चाहिए था। इजी टू अंडरस्टैंड एंड बाई नो मीन्स थिक, कहीं से भी मोटा नहीं है, कहीं से भी उसको समझना क्या मुश्किल नहीं है। द न्यू टेस्टामेंट वाज देन रिप्लेस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन एंड थियोलॉजी। फिर वो रिलीजन और थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी फिर वो रिलीजन अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ने लग गया, जिस धर्म से वो बिलोंग करता था उसके बारे में पढ़ा, और अलग अलग धर्मों के बारे में वो पढ़ने लग गया। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ हिज कन्फाइनमेंट द प्रिजनर रेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट क्वाइट haphazardly. Now he would apply himself to the natural science, then he would read Byron, Shakespeare। यानी देखिए क्या क्या वो पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, रिलीजन पढ़ा, लैंग्वेज पढ़ा, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, नेचुरल साइंस पढ़ रहा है, बायरन और शेक्सपियर को पढ़ रहा है। नोट्स इज टू कम फ्रॉम हिम इन विच ही आस्क टू बी सेंट एट द सेम टाइम अ बुक ऑन केमिस्ट्री या टेक। यानी देख लीजिए लगभग हर सब्जेक्ट को इसने पढ़ा है ड्यूरिंग, यानी फर्स्ट के 5 साल तक तो वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो लगभग हर सब्जेक्ट को पढ़ा है। द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड थॉट टुमारो एट द 12 o'clock ही रिसीव्स हिज फ्रीडम। अब देखिए उसके रिहाई का अंतिम घड़ी आता है, नाउ लास्ट दिन है, कल को उसको रिहा होना है 12 बजे, और लास्ट डे है। द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड थॉट, अब इन सारे चीज़ों को बैंकर क्या कर रहा है, याद कर रहा है, और कह रहा है टुमारो एट 12 o'clock ही रिसीव्स हिज फ्रीडम। कह रहा है 12 बजे कल वो क्या कर जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अंडर द एग्रीमेंट आई शैल हैव टू पे हिम 2 million। और जो हमने सहमति भरी थी, जो हमने शर्त रखा था, उसके अकॉर्डिंगली हमें कल 2 million भरना पड़ेगा, 2 million देना पड़ेगा। इफ़ आई पे इट इज़ ऑल ओवर विथ मी, आई एम ruined फॉर एवर। कह रहा अगर हम 2 million अगर उसको दे दिए तो हम हमेशा के लिए ruined हो जाएंगे। ruined का मतलब बर्बाद, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, यानी हम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास जीवन यापन के लिए भी कुछ नहीं बच जाएगा, हम गुर्बत और गरीबी और मुफलिसी की जीवन जिएंगे, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं बच जाएगा, हम कम्प्लीटली ruined हो जाएंगे। नाउ इस चीज़ को सोच सोच के बैंकर खुद को परेशान कर रहा है और काफ़ी परेशान है। देखिए आगे का उसका स्टेप क्या होता है। 15 years बिफोर ही हैड टू मैनी मिलियंस टू काउंट। कह रहा है 15 साल पहले मेरे पास काफ़ी पैसे थे गिनने को, बट नाउ ही वॉज एफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ विच ही हैड मोर ऑफ मनी और डेब्ट्स। नाउ आज क्या कर रहा है, आज अपने आप से पूछने में भी उसे शर्म आ रहा है कि आज हमारे पास पैसा ज़्यादा है कि कर्ज हमारे पास ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में वो कर्ज में ज़्यादा है, इसलिए इस चीज़ को सोच सोच के परेशान है। नाउ ही वाज एन ऑर्डिनरी बैंकर। कह रहा आज तो सिर्फ हम साधारण सा बैंकर बन के रह गए हैं। टेरेमली एट एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट। कह रहा है कि आज मार्केट में अगर मेरा पोजीशन देखा जाए, स्थान देखा जाए, तो मियरली एक ऑर्डिनरी बैंकर बन के हम रह गए हैं। दैट कर्स्ट वेट, अब देखिए वो जो शर्त लगाया था उसको काफ़ी कर्ज कर रहा है, कोस रहा है कि हमने क्यों लगाया था इसे। दैट वॉज द यू कैन से वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। वो बोल रहा है ओल्ड मैन कि एक हमने क्यों किया था, अपने सर को ऐसे पकड़ लिया है, सर को पकड़ के, और इन सारे चीज़ को मरबर कर रहा है, डिस्पेयर में, पूरा गुस्से में, पूरा कहीं से उसको आशा का किरण नहीं दिख रहा है, कम्प्लीटली हताश और निराश होके ये अपने सर को ऐसे पकड़ के बैठ गया और इन सारे चीज़ को मरमर कर रहा, सोच कर रहा। वाई डिडंट द मैन डाई। अब देखिए इसका जो गलत विचार है वो इसके अंदर कैसे पॉपअप कर रहा है, आने लग जा रहा है, हावी होने लग जा रहा है। बिकॉज किसी का लाइफ का तुम 15 साल लिए हो और अब जब कल पैसा देने का बारी आ रहा है तो तुम ये सोचने लग जा रहे हो कि इंसान मर क्यों नहीं गया कैद में, 15 साल ये जीवित कैसे रह गया। ये सोच के क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एस्टोनिश्ड है, ये चकित है
Why didn't the man die? He is only 40 years old. He will take away my last farthing, marry, enjoy life, and I will look on like an envious beggar and hear the same but from him every day. कह रहा है कि अभी वो 40 साल का है, वो हमसे पैसा ले जाएगा, शादी करेगा, पूरी ज़िंदगी को एंजॉय करेगा, और हम एक बेगर बन के, एक भिखारी बन के उसके सामने उसकी तरफ एक आशा, मतलब एक आशा के निगाह से देखेंगे, और यही चीज़ कल पलट के वो हमसे बोल रहा होगा। जो चीज़ हम 15 साल पहले उससे बोल रहे थे कि हमारे पास गिनने को बहुत हैं, कल को वो हमें बोलेगा कि हमारे पास गिनने को बहुत है, तुम तो एक बेगर जैसे, तुम तो सड़क पे आ गए। अब ये सोच सोच के वो और भी खुद को परेशान कर रहा है। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, लेट मी हेल्प यू। और वो बोलेगा कि आज जो मैं, मेरा जो ज़िंदगी, जो आज मैं इतना खुशी वाला जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, जो इतना ऐसो आराम लावा लश्कर का जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू बैंकर। वो लायर बोलेगा, उसको लग रहा है कि वकील कल हमें ऐसा बोलेगा। द ओनली escape फ्रॉम bankruptcy एंड disgrace इज दैट द मैन शुड डाई। अब उसे लग रहा है कि अगर हम इसको पैसा दिए तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ हमारे ऊपर कर्ज रह जाएगा, तो हम करें तो क्या करें। तो अब इसके माइंड में एक प्लान जो पॉपअप कर रहा है, एक जो कंस्पायरेसी है रचने का कोशिश कर रहा है, षड्यंत्र, बोल रहा है अब किसी भी कीमत में इस इंसान को मरना ही होगा, अगर ये नहीं मरेगा तो फिर हमारा क्या होगा, इवन आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3, 3 बज चुका था, 9 घंटे और बचे थे। देखिए कैसे मतलब कहानी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। 5 साल कैसे गुजरवा दिया पता ही नहीं चला, 10 साल कैसे गुजरा। अब एक एक घंटे को यहाँ पे देखिए कैसे एक एक घंटे पे वहाँ पे दम क्लाइमेक्स, दम पीक पे जाएगा। क्लाइमेक्स देखिए क्या क्या इसका होगा इस पूरे स्टोरी का। द क्लॉक हैड जस्ट स्टक 3, कह रहा है 3 बज गए थे। द बैंकर वाज लिसनिंग, बैंकर सारा सुन रहा था। इन द हाउस एवरीवन वाज एज स्लीप, घर में सारे लोग सो रहे थे। एंड वन कुड हियर ओनली द फ्रोजन ट्रीज विनिंग आउटसाइड द व्यू, और सिर्फ बाहर से जो हवा जो चल रहा था उसका आवाज़ आ रहा था। ट्राइंग टू मेक साउंड ही टूक आउट ऑफ हिज सेफ द की ऑफ द डोर विच हैड नॉट बीन ओपन फॉर 15 ईयर्स। अपने सेफ से, अपने दराज से वो क्या करता है, उस कमरे का चाबी ले जाता है जहाँ जिसे 15 साल तक नहीं खोला गया, यानी जहाँ पे लायर को कैद करके रखा गया है, उस कमरे का चाबी वो अपने घर से ले जाता है। पुट ऑन हिज ओवरकोट, अपने कोट के अंदर रखता है। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, अपने घर के बाहर निकलता है। द गार्डन वाज डार्क, करा जहाँ पे उस आदमी को रखा गया था, उस यंग लायर को वो गार्डन में रखा गया था, और वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, डार्क था। एंड कोल्ड, ठंड भी था। इट वाज रेनिंग, बारिश भी हो रही थी। अ डैम्प पेनेट्रेटिंग विंड हॉलोड इन द गार्डन एंड गेव द ट्रीज नो रोस्ट, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, मानो कि एकदम से ऐसा कि हाड़ को कपा देने वाली ठंड हवा, शीतलहरी जिसे बोलते हैं, वो चल रही थी। तो ये सारा का सारा क्या किया जा रहा है, ये सारा का सारा एक सीन तैयार किया जा रहा है। बिकॉज अब कहानी क्या है, अपने फाइनल स्टेज में है, कहानी खत्म होने वाला है। अप्रोचिंग द गार्डन विंग, अब जैसे ही वो गार्डन पहुंचता है, ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्वाइस, वो 2 बार आवाज़ लगाता है किसको, जो वहाँ का जो वॉचमैन है उसको 2 बार आवाज़ लगाता है, चौकीदार को। और वो आवाज़ इसलिए लगा रहा है कि वो जगा हुआ या सो गया, इसको चेक करने के लिए लगा रहा है, इसको एग्जामिन करने के लिए लगा रहा है। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता है। इविडेंटली द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर फ्रॉम द बैड वेदर एंड वाज नाउ एज स्लीप समवेयर इन द किचन। कह रहा है कि ये जो, चूँकि बारिश हो रही थी, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, तो इसके वजह से गार्डनर भी जो वॉचमैन भी था, वो कहीं जाके किचन वगैरह में सो गया था। इफ़ आई हैव द करेज टू फुलफिल माई इंटेंशन थॉट द ओल्ड मैन, द सस्पिशन विल फेल ऑन द वॉचमैन फर्स्ट ऑफ ऑल। कह रहा है कि अगर हम में उतनी हिम्मत हो पाई कि हम जो सोचे हैं उसको पूरा कर सकें, यानी हम उसका अगर मर्डर कर दें उस लायर का, तो सबसे पहला जो शक जाएगा, सस्पिशन जाएगा, वो किस पे जाएगा, तो वो वॉचमैन पे जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कौन सोता था, वॉचमैन सोता था। इस गार्डन का निगरानी कौन कर रहा था, वॉचमैन कर रहा था। इसलिए पहला जो शक जाएगा वो किसके ऊपर जाएगा, उस वॉचमैन के ऊपर जाएगा। इफ़ आई हैव द करेज टू फुलफिल माई
In the darkness he groped for the steps and doors and entered the hall of the garden wing. They poked his way into a narrow passage and struck a match. वहाँ जाता है और सारा कुछ अपना जो इंतजाम था करता है. Not a soul was there. और जैसे ही वो इंटर करता है देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था. Not a soul was there. Someone's bed with no bed clothes on it stood there and an iron stove loomed dark in the corner. और एक आयरन स्टॉप क्या हो रहा था, कोने में जल रहा था. द सील ऑन द डोर दैट लेड इन टू द प्रिजनर्स रूम वेयर अनब्रोकन. कह रहा है वहाँ जो सील था, सील का मतलब वो जो कड़ी जिसको बोलते हैं, कुंडी जिसे बोलते हैं, जिसमें उसे कैद करके रखा गया था, वो सील क्या था, अनब्रोकन था. व्हेन द मैच बेंट आउट द ओल्ड मैन ट्रेवलिंग फ्रॉम एगिटेशन पीप्ड इन द लिटिल विंडो. वहाँ जाने के बाद क्या कर रहा है, इनफैक्ट देखिए वो गार्डन में जा रहा है तो सबसे पहले तो उसे वॉचमैन नहीं मिल रहा है, और एक कमरा था वहाँ पे गया तो देखा कि वहाँ पे कोई नहीं मिला. फिर उस खिड़की से, किस खिड़की से, जहाँ पे उसे रखा गया था बैंकर को, उससे बाहर से वो झाँक रहा है. पीपआउट का मतलब झाँकना होता है, पीप्ड इनटू का मतलब अंदर झाँकना, पीपआउट का मतलब बाहर झाँकना. तो अंदर की ओर उस छोटी वाले विंडो से वो झाँक रहा है. इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल वाज बर्निंग डिमली. तो देखा कि उस कैद खाने में, उस प्रिजनर के रूम में एक कैंडल क्या हो रहा था, जल रहा था. द प्रिजनर हिमसेल्फ सेट बाई द टेबल. और प्रिजनर वहीं पे टेबल पे बैठा हुआ था. ओनली हिज बैक, द हेयर ऑन हिज हेड एंड हिज हैंड्स वेयर विजिबल. ओपन बुक्स वेयर स्ट्रीव्ड अबाउट ऑन द टेबल, द टू चेयर्स एंड ऑन द कारपेट नियर द टेबल. तो देखा कि वहाँ पे वो प्रिजनर जो था वहीं पे था. 5 minutes passed and the prisoner never once stirred. कह रहा 5 मिनट बीत गए और प्रिजनर टस से मस नहीं किया, हिला भी नहीं. 15 years confinement had taught him to sit motionless. कह रहा इस 15 साल की बंदिश ने, इस 15 साल की कैद ने उसे ये सिखा दिया था कि मोशनलेस, बिना किसी मोशन का कैसे बैठा जाता है, वो उसे सिखा दिया था. देन द बैंकर टैप्ड ऑन द विंडो विथ हिज फैंग. फिर बैंकर क्या किया, अपने उंगलियों से विंडो पे क्या कर रहा है, टैप कर रहा है, धीरे धीरे ऐसे करके ठकठकाना जिसे बोलते हैं वो कर रहा है. बट द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट इन द रिप्लाई. लेकिन प्रिजनर क्या किया, कोई मूवमेंट वहाँ नहीं हिला रहा है. देन द बैंकर कॉशसली टोर द सील्स फ्रॉम द डोर एंड पुट द की इनटू द लॉक. तो फिर बैंकर क्या किया, उसके सील को, कुंडी को तोड़ दिया और ये जो चाबी था, लॉक था, उसको, चाबी को उसमें ताले में लगा रहा है. द रस्टी लॉक गेव अ हॉर्स ग्रोन एंड द डोर क्रिक्ड. कह रहा है जो दरवाज़ा 15 साल से खुला नहीं था, उसके ताले पे समझिए क्या हो गया होगा, जंग तो लग ही गया होगा. इसीलिए बोल रहा है कि द रस्टी लॉक, रस्ट का मतलब जंग होता है, यानी जो जंग लग गया था उस ताले से आवाज़ आता है. एक हॉर्स ग्रोन का मतलब एक काफ़ी मोटा आवाज़ आता है, यानी एक आवाज़ आता है. द बैंकर एक्सपेक्टेड इंस्टेंटली टू हियर अ क्राई ऑफ सरप्राइज एंड द साउंड ऑफ स्टेप्स. बैंकर को लगा कि वो चिल्लाएगा, कौन इंसान जो 15 साल से कैद में, वो चिल्लाएगा, उसको तो खुशी होनी चाहिए कि आज हम यहाँ से आज़ाद होने वाले हैं. ये सारा चीज़ उसको लगा, लेकिन ऐसा जो भी वो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत उसको देखने को मिलता है. वहाँ पे 3 minutes passed and it was as quiet inside as it had been before. It made up his mind to enter. कह रहा और मानो कि जैसे 15 साल से शांति उस कमरे में था, वैसा ही शांति अभी भी उस कमरे में है. तो इसलिए लगा उसे बैंकर को कि अब हमें इंटर करना चाहिए. बिफोर द टेबल सैट अ मैन. कह रहा टेबल के आगे एक इंसान बैठा हुआ था. अनलाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. ये वो लग रहा था कि कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है. इट वाज अ स्केलेटन. स्केलेटन का मतलब सिर्फ हड्डी, कंकाल बच जाए किसी भी शरीर के अंदर, यानी इतना कोई दुबला पतला हो जाए तो उसी को स्केलेटन बोलते हैं. कह रहा है कि सिर्फ स्केलेटन दिख रहा था, विथ टाइट ड्राउन स्किन, विथ लॉन्ग करली हेयर. बाल काफ़ी बढ़ गए थे, लाइक अ वुमेन, एक औरत के जैसा. एंड अ सैगी बियर्ड. बियर्ड जो उसके दाढ़ी थे काफ़ी बड़े हो गए थे. द कलर ऑफ हिज फेस वाज येलो. और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, ऑफ एन अर्थी शेड. द चिक्स वेयर संकिन. और ये जो चीक जो था, जो गाल था, वो सिकुड़ गया था. द बैक लॉन्ग एंड नैरो एंड द हैंड ओपन विच लीन्ड हिज हेयरली हेड वाज सो लीन एंड शाइनी दैट इट वाज पेनफुल टू लुक अपॉन. तरह उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि मानो अगला अगर उसके चेहरे को देखे
तो उसे तरस आ जाए, और वही बैंकर को भी अगर वो देखा तो उसको तरस आ गया। हिज हेयर वाज ऑलरेडी सिल्वरिंग विद ग्रे, उसका बाल उजला होने लग गया था। एंड नो वन वुड हैव बिलीव्ड दैट ही वाज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, कह रहा उसका बाल ग्रे से सिल्वरी होने लग गया था, और कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि ये इंसान का एज अभी मात्र 40 साल हुआ है। यानी ये पूरा का पूरा जो कंडीशन था, जो पूरा का पूरा जो उसका अवस्था था, देखिए बिल्कुल ऐसा था। ऑन द टेबल बिफोर हिज बेंडेड हेड ले अ सीट ऑफ पेपर ऑन विच समथिंग वाज रिटन इन अ टीनी हैंड, कह रहा है कि उसके आगे एक सीट ऑफ पेपर रखा हुआ था और उस पेपर में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जो कि उस बैंकर को मिलता है। बोलता है, पुअर डेविल थॉट द बैंकर ही इज एस्लीप एंड प्रोबेबली सीइंग मिलियंस इन हिज ड्रीम्स। बैंकर को लगा कि ये ऐसे सोया हुआ है और सपनों में क्या देख रहा है कि अब हमारे पास मिलियंस आने वाले हैं। मिलियंस, उस लाखों का सपना वो देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे दोस्त। आई हैव ओनली टू टेक एंड थ्रो दिस हाफ डेड थिंग्स ऑन टू द बेड, स्मॉथर हिम विद द पिलो एंड द मोस्ट केयरफुल एग्जामिनेशन, मोमेंट विल फाइंड नो ट्रेस ऑफ अननेचुरल डेथ बट द फर्स्ट लेटेस्ट रीड वाट ही वाज रिटन। अब बैंकर को जो सीट मिला, बैंकर बोला कि हम सारे चीज़ को तो ये करेंगे जो करना है, जो प्लान अपना लेके गया है। कहा कि जो यहाँ पे सीट में लिखा हुआ है उससे पहले हम पढ़ते हैं। द बैंकर टुक द सीट फ्रॉम द टेबल एंड रीड। वो बैंकर जो है उस सीट को वहाँ से उठाता है, कहाँ से? टेबल से, और उसे पढ़ता है। टुमारो एट 12 o'clock midnight आई शैल ऑब्टेन माई फ्रीडम एंड द राइट टू मिक्स विथ पीपल। कह रहा है कि कल 12 बजे हम फ्रीडम, अपने स्वतंत्रता को हासिल कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे, और हमारे पास ये अधिकार होगा कि हम आम लोगों से कल से मिल सकेंगे, मिक्सअप कर पाएंगे उन लोगों के साथ, उनसे बातें कर पाएंगे जो पिछले 15 साल से नहीं हो पाई है। इन सारी चीज़ों को हम कर पाएंगे। बट बिफोर आई लीव दिस रूम, लेकिन इससे पहले कि मैं इस रूम को छोड़ूं, एंड सी द सन, आई थिंक इट इज़ नेसेसरी टू से अ फ्यू वर्ड्स टू यू। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कुछ शब्द आपसे कहूँ। किससे? आपसे, यानी किससे? तो उस बैंकर से। ऑन माई ऑन क्लियर कंसाइंस, कह रहा है कि अपने कंसाइंस, अपने बुद्धि का अंतरात्मा का इस्तेमाल करके, यूज करके, मुझे जैसा लग रहा है, मैंने ये डिसीजन लिया है। एंड बिफोर गॉड हु सीज मी एंड डिक्लेयर टू यू दैट, और भगवान के सामने, जो भगवान हमें हमेशा देखता है, उसके सामने आज हम ये डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, दैट आई डिस्पाइज फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ एंड ऑल दैट योर बुक्स कॉल द ब्लेसिंग ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा आपने जो बुक हमें प्रोवाइड किया, जो हमने पढ़ा इन 15 सालों के दौरान, उसके सामने इस फ्रीडम को भी हम क्या करते हैं? डिस्पाइज करते हैं। इस लाइफ को, इस हेल्थ को, हर सारे चीज़ को हम त्याग करते हैं, हर सारे चीज़ को हम कुर्बान करते हैं। फॉर 15 ईयर्स आई हैव स्टडीड अर्थली लाइफ। कह रहा इन 15 सालों में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। ट्रू आई सा नीदर द अर्थ नॉर द पीपल, बट इन योर बुक आई ड्रैंक प्रेग्नेंट वाइन, sang songs, hunted deer and wild boar in the forest, loved women। कह रहा इन बुक्स में ऐसे तो मैंने कुछ नहीं किया अपने ज़िंदगी में, लेकिन इन किताब के थ्रू हमने सब किया। हमने फ्रैगनेंट वाइन भी पिए, दारू पिए इस किताब के थ्रू हमने गाने गाए, हमने शिकार किया डियर का, और क्या किया? हमने औरतों से प्यार किया। योर बुक्स गिव मी विजडम। कह रहा आपके जो किताब थे उसने हमें बुद्धि दिया है। ह्यूमन थॉट क्रिएटेड इन द सेंचुरी इज कंप्रेस्ड इन माई स्कल। कह रहा है कि पूरा का पूरा जो ह्यूमन थॉट, जो शताब्दियों में क्रिएट किए गए, बनाए गए, वो सारे के सारे मेरे स्कल में, खोपड़ी में कंप्रेस कर दिए गए, दबा दिए गए। दैट मीन्स पूरा मेरे दिमाग में आ गया। आई नो दैट आई एम क्लेवर देन यू ऑल। कह रहा है कि अब हम, आप लोग सारे से क्या हैं? ज़्यादा क्लेवर हैं, ज़्यादा चालाक हैं। ये कौन बोल रहा है? वो अपने लेटर में लिख रहा है। एंड आई डिस्पाइज योर बुक, डिस्पाइज ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग एंड विजडम, एवरीथिंग इज विजनरी। दाउ यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटीफुल, येट डेथ विल वाइप यू फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ लाइक द माइस अंडरग्राउंड, एंड योर posterity, your history and the immortality of your men of genius will be one down together with the globe। कह रहा है इन सारे चीज़ की वजह से, इन सारे स्टडी के वजह से अब क्या होने वाला है? ये सारा का सारा चीज़ क्या हो जाना है?
हमारा जो नॉलेज हो गया वो इमोर्टल हो जाएगा। हमारे पास जो अब जो नॉलेज आ गया वो पूरा का पूरा एकदम से हम क्या हो गए, ज़्यादा इनलाइटेड हो गए, ज़्यादा हम दीप्तिमान ऐसा हम खुद को महसूस करने लग गए। आज अब हम खुद को ज़्यादा प्रकाशित ज़्यादा दीप्तिमान महसूस कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा उस लायर का बोलना था, दैट आई मे शो यू इन डीड माई कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब अवहेलना करना होता है। आई मे शो यू इन डीड माई कंटेम्प्ट फॉर दैट बाई विच यू लिव। आई बेव दैट 2 millions ऑफ विच आई वंस ड्रीम्ड ऑफ पैराडाइज। कह रहा है आज मैं बेव ऑफ करता हूँ। बेव का मतलब माफ़ करना। बेव का मतलब जैसे देखते हैं किसानों का लोन भी होता है, उससे सरकार क्या करती है, बेव ऑफ करती है। बेव का मतलब माफ़ करना होता है। कह रहा आई बेव द 2 millions ऑफ विच आई वंस ड्रीम्ड, जिसका सपना मैंने कभी देखा था कि इस 2 million से हम एक पैराडाइज का लाइफ, एक स्वर्ग जैसा जिंदगी जिएंगे। आज हम इसे क्या करते हैं, माफ़ करते हैं। विच आई नाउ डिस्पाइज दैट आई मे डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ माई राइट टू देम। I shall come out of the here 5 minutes before the stipulated term and thus shall violate the agreement। कहा कि ऐसे कैसे, मैं 5 मिनट पहले कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। ये जो कमरा है जिसमें मैंने 14 साल 364 दिन और 23 घंटा 55 मिनट बिताया, उसमें 5 मिनट हम कम बिताएंगे। इसलिए बिताएंगे ताकि आपको पैसा ना देना पड़े, इसलिए बिताएंगे बिकॉज हमने जो शर्त रखा था उसको हम क्या कर रहे हैं, वायलेट कर दें, ताकि आप इस शर्त को जीत जाएं। और मैं 5 मिनट पहले इस रूम से निकल जाऊंगा। When he had read, the banker put the seat on the table, kissed the head of the strange man and began to weep। देखिए बैंकर जो वहाँ पे गया था इस मेंटलिटी से गया था कि किसी तरीके से उसका हत्या कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। लेकिन जब टेबल पे वो सारा चीज़ पढ़ता है तो वो काफ़ी वो जो पूरा का पूरा जो सीन है काफ़ी मार्मिक सीन है। और उसे क्या आ जाता है, लगता है कि क्या नोबल थॉट है, कैसे नेक विचार हैं इस इंसान के। और देखिए चूँकि बैंकर ने इतना चीज़ पढ़ा था उस 15 साल के दौरान, रिलीजन पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, हर चीज़ को पढ़ा, लैंग्वेज को पढ़ा, शेक्सपियर को पढ़ा, ब्रायन को पढ़ा। तो सब चीज़ को पढ़ने के बाद इसका किसी का भी ऑब्वियस सी बात है कि सोचने और समझने का एक ऐसा स्टैंडर्ड वो डेवलप कर लेगा कि उसके लिए ये जो मटेरियल थिंग है वो कुछ मायने ही नहीं रखेगा। और वो इंसान बोल रहा है, वो दम से जो बैंकर जो मारने गया था वो इस इंसान को चूमने लगा, किस करने लगा और एकदम से रोने लगा, फुट फुट के रोने लगा। ही वेंट आउट ऑफ द बीइंग, नेवर एट एनी टाइम had he felt such contempt for himself as now। और बैंकर को लग रहा है कि आज तक मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था जैसा आज कर रहा हूँ। कमिंग होम he laid on his bed but tears kept him a long time from sleeping। कह रहा है कि वहाँ से जब वो लौटता है तो अपने कमरे में तो जाता है, लेकिन उस कमरे में वो जो उसका जो आँख है अभी भी आंसुओं से भरा है और उसे नींद नहीं आती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पुअर वॉचमैन केम रनिंग टू हिम। अगले दिन सुबह में जो वहाँ का जो वॉचमैन था, वहाँ का जो चौकीदार था उस गार्डन का, वो दौड़ते दौड़ते उसके पास आता है एंड टोल्ड हिम दैट दे हैड सीन द मैन हु लिव्ड इन द बीइंग क्लाइंब थ्रू द विंडो इनटू द गार्डन। कहा कि हम उस इंसान को देखें कि वो गार्डन में क्या कर रहा था, वो विंडो से क्लाइंब कर रहा था, चढ़ रहा था। ही हैड गॉन टू द गेट एंड डिसअपीयर्ड। कहा वो आके बोल रहा है, वहाँ का जो चौकीदार है वो अपने मालिक को, दैट मीन्स उस बैंकर को आके सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको, जो सारा का सारा मैसेज है उसको कन्वे कर रहा है कि देखिए वो जो इंसान जो जिसे आपने इम्प्रिजन करके, जिसको कन्फाइन करके रखा था, वो इंसान को तो कल हम देखे खिड़की से उस पर चढ़ रहा था गेट पे, और गेट पे चढ़ने के बाद वो कहाँ डिसअपीयर हो गया वो पता ही नहीं चल पाया। द बैंकर इंस्टेंटली बेंट विथ हिज सर्वेंट टू द बीइंग एंड इस्टेब्लिश द एस्केप ऑफ हिज प्रिजनर। फिर वो बैंकर जाता है दौड़ के और देखता है कि वो प्रिजनर कहाँ चल गया। टू अवॉइड अननेसेसरी रूमर्स ही टुक द पेपर फ्रॉम द टेबल एंड ऑन हिज रिटर्न लॉक्ड इट इन हिज सेफ। अब देखिए बैंकर को ये लगने लगा कि अगर लोग जान जाएं इस बात को कि ये बैंकर जो है हार गया और पैसा उसे नहीं दिया, तो उस पूरे लोकेलिटी में, उस पूरे एरिया में क्या होगा, उसका थूथू होने लग जाएगा। बोलेगा कि किसी का ज़िंदगी का तुमने
15 बहुमूल्य वर्ष ले लिए और फिर पैसा भी नहीं, यानी अपने शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हो, तो बैंकर क्या किया, वो जो पेपर वहाँ पे रखा हुआ था टेबल पे उसको झट से उठाता है और अपने सेल्फ अपने अलमीरे के अंदर रख देता है कि ताकि किसी के हाथ ये ना लग जाए, ताकि हर लोग को ये पता हो जाए कि माजरा क्या है, बिकॉज बैंकर को तो पता ही है सारा कहानी। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो कहानी है एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होता है। और यहाँ से पता चलता है कि देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको पता चलता है। एक तो वहाँ पे एक डिबेट था कि कैपिटल पनिशमेंट सही है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट सही है। दूसरा ये है कि ये जो है ये मतलब कि जो लायर जो था जितना खुद को एजुकेट करते गया, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन किया, उतना ही ज़्यादा क्या होते गया, उतना ही ज़्यादा सभ्य और उतना ही ज़्यादा बेहतर इंसान के रूप में खुद को प्रस्तुत कर पाया। यानी वो जो नॉलेज वो जो एक्वायर किया, जो ग्रहण किया, उसके एवज में बोला कि हर चीज़ को मैं कुर्बान करता हूँ। तो दैट वाज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। वो जो था मेन थीम था स्टोरी का, हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ये जो 3rd चैप्टर था द बेट ख़त्म हो गया। नाउ अब हम लोग जो पढ़ेंगे द क्वालिटी, जो 4th जो है उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।